गुड मॉर्निंग बेटा। ये हमारा 9th क्लास का बेटा सेकंड चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। और आज की हमारी हेडिंग है बेटा स्तालिनवाद और सामूहिकरण। तो इसके बारे में जानेंगे बेटा, स्तालिनवाद ने क्या किया और सामूहिकरण क्या होता है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआती दौर खेतों के सामूहिकरण से पैदा हुई। सामूहिकरण बेटा जैसे समूह होता है दो या दो से अधिक लोगों का। तो जो यानी प्लान बनाया गया वहाँ पर रूस में, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था की जो शुरुआती दौर है वो खेतों के सामूहिकरण से पैदा हुई, तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट यानी समस्या महामारी यानी कमी उत्पन्न हो गई। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी और उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, यानी सरकार ने कीमतें यानी तय कर दी। लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। मेन पॉइंट बेटा, सरकार ने यानी अनाज की कीमत निश्चित कर दी, लेकिन जो किसान थे वो उस कीमत पर अनाज को बेचना नहीं चाहते थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहा है, यानी लेनिन के बाद जो पार्टी की कमान संभाली थी बेटा वो था स्टालिन ने। इस स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए कि भाई सरकार को ये इस कीमत पर अनाज बेचने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद से अनाज नहीं बेच रहे, यानी स्टालिन का सोचना ऐसा था कि भाई जो अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद से, यानी उनको लगता है कि बाद में कीमत बढ़ जाएगी तब वे अनाज बेचेंगे, इसलिए वो अनाज नहीं बेच रहे। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज की जब्त करनी जरूरी थी। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाके का दौर, यानी जहाँ जहाँ पर अनाज उगाया जाता था उस इलाके का दौरा किया, यानी वहाँ पर घूमे। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे, यानी जहाँ पर यानी किसान ने अनाज का भंडार किया था उन पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को यानी कुलक कहा जाता है बेटा, ये याद रखे डेफिनेशन कि रूस में जो संपन्न किसान होते हैं यानी जो अनाज का भंडार वगैरह रखते हैं उनको कुलक कहा जाता है। इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही, यानी छापा वगैरह करने के बाद भी, तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। ये बेटा इम्पोर्टेंट है। इस फैसले के पक्ष में एक तरफ यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जिसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिकीकरण खेत विकसित करने और उन मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना, राज्य नियंत्रित यानी सरकार नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना यानी जरूरी माना गया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण यानी कार्यक्रम जो है शुरू होता है 1929 से। पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश दे दिया, यानी क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे थे ना किसानों के, क्योंकि संपन्न किसानों के खेत हमने पीछे पढ़ा था कि छोटे छोटे टुकड़े कर कर किसानों में बांट दिए गए थे। तो स्टालिन का मानना था कि खेतों की जोतें हैं वे छोटी होने के कारण यानी अनाज इतना उत्पन्न नहीं कर पाते, तो उसने सामूहिकरण खेतों की नीति को अपनाया। ज़्यादातर जमीन और साजिश सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों में काम करते थे और गोल खेज के मुनाफे को सभी यानी जो भी मुनाफा वगैरह होता था, लाभ हानि होती थी, सभी में बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने यानी किसान लेकिन इस नीति से सहमत नहीं थे और उन्होंने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। 1929 और 1931 के बीच मवेशियों की संख्या 1/3 यानी कम हो गई। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई। बहुत सारे लोगों को निर्वासन का अर्थ देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर हैं और न ही समाजवाद के विरोधी हैं, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम करना नहीं चाहते।
स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी करने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। सामूहिकरण के बाद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930-33 में खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें यानी ये भी याद रखना बेटा, कब पड़ा ये 1930 से 33 में, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो इसके बाद है बेटा, पार्टी के में बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ यानी साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोग इसी तरह से के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ऐसा ज़्यादातर लोगों ने ऐसे अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों की यातना होता है था पीड़ा दुख देकर उन्हें इस आशय के बयान लिखवाया गया कि उन्हें समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया है। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी शामिल थे। इसके बाद आता है बेटा रूसी क्रांति और सोवियत संघ। ये टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम कल। आज के लिए बेटा थैंक यू।